तीसरा आता है बेटे कि जो चयनित जनक हैं के बीच पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन या क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन भी आप कह सकते हैं, परसंकरण। परसंकरण, संकरण तो याद होगा ना बच्चों कि अलग अलग गुणों वाले पादपों के बीच में जो प्रजनन करवाया जाता है, इस प्रजनन को संकरण कहा जाता है। तो आप देख लीजिएगा बच्चों कि वांछित लक्षणों को बहुधा दो भिन्न भिन्न पादप से प्राप्त कर संयोजित किया जाता है। उदाहरण के लिए एक जनक जिसमें उच्च प्रोटीन गुणवत्ता है और अन्य जनक जिसमें रोग निरोधक गुण हैं। तो बेटे मैंने आपको यही तो कहा था कि दो अलग अलग गुणों वाले पादप लिए जाएंगे और उन पादपों के बीच में बेटे निषेचन करवाया जाएगा, जिसे आप संकरण कहेंगे। तो जैसे यहाँ पर बता रहा है बेटे ये एनसीईआरटी का पॉइंट कि एक पौधा तो ऐसा है जिसमें उच्च प्रोटीन गुणवत्ता है और दूसरा पौधा ऐसा है जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है। तो यहाँ आप देख लें कि चयनित जनकों के बीच पर संकरण। तो चयनित जो जनक होंगे बेटे वो दो अलग अलग गुणों वाले होंगे और दो अलग अलग गुणों वाले पौधों के बीच में जब संकरण या समायोजित करवाया जाएगा तो आगे जो प्रजनन संतति होगी वो उच्च गुणों वाली उत्पन्न होगी। तो यहाँ आप देख ले बेटे कि वांछित लक्षणों को दो भिन्न भिन्न पादपों से प्राप्त कर संयोजित करवाया जाएगा, उन्हें मिलाया जाएगा। और उदाहरण के लिए एक जनक जिसमें उच्च प्रोटीन का गुण है और दूसरा जनक जिसमें रोग निरोधक का गुण है, इन्हें आपस में मिलाया जाएगा। दोनों के संयोजन की आवश्यकता होगी, ये भी याद रखना बेटे, क्योंकि बिना संयोजन के संकरण नहीं होगा। तो दोनों जनकों के आपस में मिलने या आपस में निषेचन की आवश्यकता होगी। वांछित पौधे के परागकण का संग्रह जिसे नर जनक के रूप में चुना जाता है। यह भी याद रखना बेटे कि जो वांछित पौधे हैं उसमें एक तो नर होगा और एक मादा होगी। तो सबसे पहले जिस पौधे को अपन नर के रूप में चुनेंगे, ध्यान से समझना, जिस पौधे को अपन नर के रूप में चुनेंगे बेटे उससे पराग कणों को संग्रहित किया जाएगा और उसके बाद में उसे चुने गए मादा पुष्प की जो वर्तिकाग्र है उस पर छिड़क दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे देखो, तथा उस मादा पौधे के वर्तिकाग्र पर डालना जिसे मादा जनक के रूप में चुना गया है। यानी यहाँ आप देख ले बेटे कि ये यहाँ पर हमारे पास में ये दो पौधे हैं, ये इसके अंडकोशिका है और ये यहाँ पर है एंथर। ये यहाँ पर अपन ले लेते हैं बेटे, ये हमारे पास में ये दूसरा पौधा है ना, ये इसमें अंडकोशिका है और ये यहाँ पर इसको एंथर। अब एक पौधे को तो यहाँ अपन नर के रूप में मान लें और एक पौधे को मान ले बेटे मादा के रूप में। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जिस पौधे को आपने मादा के रूप में चुना है बेटे उसके पुंकेसरों को वहां से हटाएंगे तो ये क्रिया कहलाएगी इमेस्कुलेशन। इस क्रिया को आप क्या कहोगे बच्चों? इमेस्कुलेशन। यानी जिस पौधे को आप मादा के रूप में चुनेंगे, जिस पौधे को बेटे आप मादा के रूप में चुनेंगे उस पौधे से पहले पुंकेसरों को हटा देंगे, फिर चुने गए नर पौधे के जो पराग कण हैं इन पराग कणों को मादा पौधे के वर्तिकाग्र पर छिड़क दिया जाता है। फिर यहाँ से बेटे पराग नलिका बनती है और ये नरयुग्मक कहाँ तक पहुँचते हैं? अंड कोशिका तक पहुँचते हैं। तो आप देख लें कि वांछित पौधों के पराग कण का संग्रह कहाँ से करेंगे? यानी जिसे नर जनक के रूप में चुना है, जिस पौधे को आप नर जनन के रूप में चुनेंगे वहां से तो बेटे परागकण को रिसीव करेंगे और जिस पौधे को आप मादा के रूप में चुनेंगे तो उस चुने गए नर परागकणों को उस मादा के वर्तिकाग्र पर छिड़क दोगे, वहां से बेटे पराग नलिका बनेगी और पराग नलिका से नरयुग्मक उस मादा के अंडकोशिका तक चले जाएंगे और वहां जाकर उसे निषेचित कर देंगे। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। चौथी विधि है बेटे इसकी श्रेष्ठ पुनर्योगज का चयन और परीक्षण। यानी श्रेष्ठ पुनर्योगज मतलब रिकॉम्बिनेट। रिकॉम्बिनेट क्या होता है बच्चों? यानी जहां पर दो अलग अलग है ना, दो अलग अलग गुणों वाला जो डीएनए बनता है
उस डीएनए को पुनर्योगज कहा जाता है या रिकॉम्बिनेट कहा जाता है। तो श्रेष्ठ पुनर्योगज का चयन और उसका परीक्षण कैसे किया जाएगा, तो देखो इसके अंतर्गत संकरों की जो संतति के बीच से पादप का चयन किया जाता है जिसमें वांछित लक्षण समा या संयोजित होते हो। यानी बेटे जो श्रेष्ठ पुनर्योगज का जो चयन किया जाएगा तो संकरों की जो संतति है उसके बीच से कोई ऐसे पौधे को चुना जाएगा जिसके अंदर विशेष वांछित गुण मौजूद हो, जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता ज्यादा हो, या बेटे प्रोटीन बनाने की क्षमता ज्यादा हो, या जिसके अंदर उत्पादकता बढ़ाने की क्षमता ज्यादा हो, तो ऐसे पौधे का वहां से चयन किया जाएगा। प्रजनन उद्देश्यों को प्राप्त करने में चयन की यह प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेटे हमें प्रजनन करवाना है दो अलग अलग किस्मों के मध्य। तो बेटे सबसे पहले चयन ही तो करेंगे कि हमें उच्च गुणों वाले पादपों का चयन करना है। तो प्रजनन करवाने के लिए ये जो चयन प्रक्रिया है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अंतर संतति का वैज्ञानिक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, और यह भी ध्यान रखना बेटे जो अंतर संतति है यानी जिससे अपन ने संकरण करवाया है उससे जो संतति बनी और उससे आगे प्रजनन से जो संतति बनी वह अंतर संतति है। और अंतर संतति का बेटे वैज्ञानिक जांच जरूरी है कि उससे बनने वाला जो एम्ब्रियो है वह विकसित है या नहीं होगा, उससे बनने वाला पादप है उसमें उत्पादन क्षमता है या नहीं, ये सारा का सारा वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इस चरण के परिणाम स्वरूप ऐसे पादप उत्पन्न होते हैं जो दोनों जनकों से श्रेष्ठ होते हैं। और फिर लास्ट में क्या होता है बेटे, जब ये सारा मूल्यांकन कर लिया जाएगा, दो अलग अलग श्रेष्ठ गुणों वाले जनकों को चुन लिया जाएगा, और जब इनकी आपस में समायोजन होगा, जब इनमें आपस में बेटे संकरण होगा, तो इनसे ऐसी संतति उत्पन्न होगी जो गुणों में दोनों जनकों से भी श्रेष्ठ होगी। यही महत्व होता है बेटे पादप प्रजनन का, यानी पहले उच्च गुणों के आधार पर दो अलग अलग जनकों का चुनाव होता है, और उनके बीच में जब बेटे समायोजित होता है, उनके बीच में जब संकरण होता है या प्रजनन होता है, तो उसे बनने वाली जो संतति होती है वो दोनों जनकों से भी क्या होती है बच्चों, यानी श्रेष्ठ होती है। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है। उसके बाद में बेटे नए कर्षणों का परीक्षण, निमुक्त होना तथा व्यापारीकरण। अब देखो बेटे कि यहाँ पर जो पौधे बनेंगे यानी जो नए पौधे बनेंगे उनका परीक्षण किया जाएगा और उनका व्यापारीकरण कैसे होगा ये इस टॉपिक में आया है। तो नव चयनित वंश क्रम का उनके उत्पादन वो अन्य गुणवत्ता वाली सस्य विशेषज्ञों, रोग प्रतिरोधकता आदि गुणों के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। यानी बेटे चयन कैसे करोगे, तो चयन में एक तो उत्पादन ध्यान रखना, उसके अलावा अन्य गुणवत्ता याद रखना, उसके अलावा बेटे विशेष को याद रखना, रोग प्रतिरोधकता आदि गुणों के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। यानी बेटे यहाँ पर जो नए चयनित पौधे होंगे, नए चयनित जो वंशक्रम होंगे, उनका जो चुनाव प्रक्रिया है, तो उस चुनाव प्रक्रिया में उत्पादकता देखी जाएगी, उसमें गुणवत्ता देखी जाएगी, उसकी प्रतिरोधक क्षमता देखी जाएगी। इन गुणों के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकित पौधों को अनुसंधान वाले खेतों में यानी जहां पर रिसर्च चल रही होती बेटे, उन्हें आदर्श उर्वरक प्राप्त हो रहे हो, उन्हें सिंचाई का पानी भी मिल रहा हो, उन्हें अन्य समुचित शस्य प्रवर्धन आदि उपलब्ध हो, वहां पैदा किया जाता है जहां उपयुक्त गुणों का मूल्यांकन किया जा सके। अब यह भी याद रखना बेटे कि जिन पौधों का चुनाव कर लिया जाएगा, जिन पौधों का चुनाव कर लिया जाएगा तो उन पौधों को फिर कहां पर बेटे, यानी जहां सिंचाई का पानी मिल रहा हो, जहां पर समुचित खेती प्रबंधन हो, वहां पर पैदा किया जाता है, जिसमें उपयुक्त गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। तो एक बार ध्यान से देख ले बेटे आप कि यहां पर दे रखा है कि नए कर्षणों का परीक्षण, निर्मुक्त होना और व्यापारीकरण। तो इसमें आपको याद रखना है कि नव चयनित वंशक्रम जो होता है बेटे, नव चयनित वंशक्रम जो होता है उसमें गुणवत्ता देखी जाती है, प्रतिरोधकता देखी जाती है और उस गुणों के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन अगर हो गया
तो मूल्यांकित पौधों को फिर अनुसंधान वाले खेतों में उगाया जाता है बेटे, जहां पर रिसर्च चल रही होती है, जहां पर उनमें पानी देने की कैपेसिटी बढ़िया हो, जहां पर बेटे आप देखिएगा उर्वरक प्राप्त हो यानी फर्टिलाइजर पर्याप्त मात्रा में हो, जहां पर सिंचाई का पानी बेटे उन्हें मिल रहा हो, समुचित वहां पर प्रबंधन हो, तो वहां पर इन पौधों को पैदा किया जाता है या इन पौधों को उगाया जाता है। तो ये आपको यहां पर देखना है। उसके बाद में फिर आता है बेटे यानी गेहूं तथा धान। तो यहां आप गेहूं तथा धान, ये धान है बेटे, है ना, ये देखो। तो 1960 से 2000 तक वर्षों के दौरान गेहूं का उत्पादन 11 मिलियन टन से बढ़कर 75 मिलियन टन हुआ है। ये थोड़ा सा याद रखना बेटे, 1960 से 2000 तक गेहूं का उत्पादन 11 मिलियन टन से बढ़कर कितना हो गया, देखो आप, 11 मिलियन टन से बढ़कर 75 जो है बेटे मिलियन टन हुआ है। जबकि धान का जो उत्पादन है, जो धान का उत्पादन है, ये 35 मिलियन टन से बढ़कर 89.5 मिलियन टन तक पहुंच गया। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है बेटे कि गेहूं का जो उत्पादन है वो तो 11 से बढ़कर 75 पर चला गया, और धान का जो उत्पादन है वो 35 से बढ़कर लगभग 89.5 मिलियन टन पर चला गया। इतनी ज्यादा उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई। इसका कारण गेहूं तथा धान की अर्धवामन किस्मों का विकसित होना है। अर्धवामन किस्में का मतलब होता है बेटे यानी ऐसी किस्में जो पादप प्रजनन के दौरान बनाई जाती है, ऐसी किस्में जो बेटे जो है क्या कहते हैं एक तरह से संकरण के दौरान बनाई जाती है। तो इस कारण से संभव हो पाया है। तो धान और गेहूं की फसलों का जो उत्पादन बढ़ा है, ये उत्पादन बेटे ध्यान रखना कि ये अर्धवामन किस्मों को विकसित होना माना जाता है या पादप प्रजनन से विकसित होना इनका माना जाता है। मैक्सिको स्थित इंटरनेशनल सेंटर है फॉर व्हीट एंड मेज में नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन ई बारलॉग ने गेहूं की अर्धवामन किस्मों का विकास किया। यानी बेटे इसे हरित क्रांति में बड़ा योगदान माना जाता है। हरित क्रांति, तो हरित क्रांति के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक है नॉर्मन ई बारलॉग। तो बेटे ये भी आपको याद रखना है कि मैक्सिको में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑफ द व्हीट एंड द मेज में नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था, और ये वैज्ञानिक है नॉर्मन ई बारलॉग। इन्होंने गेहूं की अर्धवामन किस्मों का विकास किया, यानी बेटे एक तरह से हाइब्रिड किस्मों का विकास किया। और यही कारण है कि आपने देखा होगा सोनालिका, सोना कल्याण, ये कई सारी गेहूं की किस्में भी वर्तमान में मार्केट में आती है। तो यहां देखो यही उसी का परिणाम है कि 1963 में उच्च उत्पादन और रोग प्रतिरोधक किस्मों की वंश रेखाएं जैसे सोनालिका है या सोना कल्याण है का विकास कर उन्हें भारतवर्ष की गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों में प्रयोग किया गया है। तो बेटे एक तो सोनालिका है और एक कल्याण सोना है जिसे सोना कल्याण कहते हैं। तो ये जो किस्में हैं ये बेटे हरित क्रांति के आधार पर ही इसको बनाया गया है। तो यहाँ पर ये उसी का परिणाम है कि 1963 में उच्च उत्पादन और रोग प्रतिरोधक किस्मों का वंश रेखाएं यानी जैसे सोनालिका और कल्याण सोना का विकास कर भारतवर्ष में गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्र में प्रयोग किया। तो ये भी याद रखना कि हरित क्रांति के दौरान या बारलॉग ने बेटे कौन सी फसलों को तैयार किया, तो एक तो सोनालिका याद करना बेटे और एक कल्याण सोना का प्रयोग किया। अर्धवामन धान की किस्म, ये तो गेहूं की किस्में बेटे है ना, और धान की किस्मों में IR8 तथा थाईचुंग नेटिव 1 यानी ताइवान से व्युत्पन्न किया गया। तो ये धान की फसलों में IR8 और थाईचुंग नेटिव 1 ये ताइवान से तैयार किया गया है। तो ये बेटे यहाँ पर हमारे पास में ये गेहूं और धान, ये याद रखना बेटे गेहूं और धान है। तो ये इनकी नई किस्मों को तैयार कर लिया गया है। अब नई किस्में कौन कौन सी है, तो ये आप यहाँ पर देख लें कि बेटे गेहूं के अंदर तो आएगी कल्याण सोना और सोनालिका, और धान की किस्मों में IR8 आएगी बेटे, एक तो ये याद रखना है, और एक थाईचुंग नेटिव 1 ये ताइवान से इन्हें उत्पन्न किया गया है। तो ये बेटे हमारे पास में गेहूं और धान की किस्में थी।
गेहूं और धान की किस्में। अब इसमें एक और किस्म आते बेटे गन्ना। अब गन्ना देखो, सेकरम बारबरी को मूलतया उत्तर भारत, ये गन्ने की फसल है बेटे सेकेरम बारबरी। कभी क्वेश्चन आ जाए कि गन्ना, वैसे तो सेकेरम ऑफिसिनेलिस इसका नाम है ना, लेकिन यहाँ पर सेकेरम बारबरी को मूलतया उत्तरी भारत में पैदा किया जाता था, परंतु इसकी शर्करा और अंश तथा उत्पादन क्षमता बहुत कम थी। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना, यानी सबसे पहले गन्ने की जो फसल थी वह सेकेरम बारबरी थी बेटे, लेकिन इसके अंदर जो शर्करा अंश है, इसके अंदर जो उत्पादन क्षमता है वो बहुत कम थी। तो फिर बेटे क्या हुआ, दक्षिणी भारत में पैदा होने वाले उष्ण कटिबंधीय गन्ना जिसका नाम है सेकेरम ऑफिसिनेरम का तना मोटा और इसमें शर्करा अंश भी कहीं अधिक था। यानी बेटे आप देखो कि पहले जो गन्ने की फसल थी सेकेरम बारबरी, ये उत्तर भारत में पैदा होती थी, लेकिन इसमें गन्ना का जो तना था वो पतला था, तो इसमें बेटे रस भी कम निकलता था और शर्करा जो अंश होता है वह भी कम था। लेकिन बेटे दक्षिणी भारत के अंदर जो गन्ना की प्रजाति है, जो उष्ण कटिबंधीय गन्ना है, उसका नाम था सेकेरम ऑफिसिनेरम का तना भी मोटा था और इसके अंदर जो शर्करा अंश था वह भी ज्यादा था। इन दोनों किस्मों को सफलतापूर्वक संकरित कराया गया ताकि उच्च उत्पादन से वांछनीय गुण जैसे कि मोटा तना और उच्च शर्करा वाले पौधे प्राप्त हो सके। तो ये भी आपको याद रखना है कि बेटे किसमें संकरण करवाया गया, सेकेरम बारबरी और सेकेरम ऑफिसिनेरम, यानी उत्तर भारतीय गन्ना और दक्षिण भारतीय गन्ना, इन दोनों गन्नों में जब संकरण करवाया गया तो इससे प्राप्त जो नई किस्म थी बेटे, उसके अंदर तना भी मोटा था और उसका जो शर्करा का जो अंश था वह भी क्या है बेटे, वह भी उसमें ज्यादा था। तो ये भी आपको याद रखना है कि गन्ने में एक तो सेकेरम बारबरी जो उत्तर भारत में पैदा किया जाता था बेटे, और एक होता है सेकेरम ऑफिसिनेरम जो दक्षिण भारत में पैदा किया जाता था। इन दोनों के बीच में जब संकरण करवाया गया तो वांछनीय गुण वाला गन्ना पैदा हुआ जिसका तना भी मोटा था और उच्च शर्करा वाले पौधे इसके अंदर प्राप्त हुए। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर आता है बेटे ज्वार, है ना। भारत में संकर, मक्का, ज्वार तथा बाजरा का सफलतापूर्वक विकास किया जा चुका है। जल अभाव के प्रति प्रतिरोधक उच्च उत्पादनता वाली किस्में हैं जिनका विकास संकर प्रजनन के परिणाम स्वरूप हुआ है। यानी बेटे ये जो ज्वार है ये कम जल आवास वाले क्षेत्र में भी उग जाती है। तो भारत में जो है संकर मक्का है, ज्वार है, बाजरा, ये संकर है बेटे, ध्यान रखना। ये अलग अलग गुणों वाले पौधों के बीच में संकरण करवा के इन्हें बनाया गया है। तो संकर, ज्वार, बाजरा, मक्का को सफलतापूर्वक यहाँ पर विकास किया जा चुका है और जल के अभाव के प्रति भी ये प्रतिरोधी होते बेटे। और साथ में भारत में बेटे मक्का, ज्वार, बाजरा का सफलतापूर्वक विकास किया जा चुका है और जल के अभाव के प्रति प्रतिरोधकता, उच्च उत्पादकता वाली किस्में हैं जिनका विकास संकरण प्रजनन के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है बेटे, ये टॉपिक था। बिल्कुल ये टॉपिक बेटे आपको याद ही करना है, इसमें कोई से समझने वाली बात नहीं है, सीधे उदाहरण और आपको याद रखना है। तो ये था टॉपिक बेटे आज का हमारा, और इसी के साथ में मोशन मंच की ओर से आपको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बेटे।